हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने वर्णमाला का क्रम, उसके नंबर और उसकी पूरी पहचान उच्चारण स्थान सहित समझने का काम किया। अगला उसी के साथ हम शब्द और वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया है। जैसे इंग्लिश में आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई लेटर है, इसके बाद वर्ड है, इसके बाद सेंटेंस है। वही क्रम हिंदी के साथ भी कि सबसे पहली छोटी इकाई वर्ण है, अक्षर है, ठीक है, और इसके बाद शब्द का क्रम होता है। वर्णों का एक सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये परिभाषा आपकी लिखी गई शब्द की परिभाषा। तो शब्द की परिभाषा ही यही है कि दो या दो से अधिक शब्द वर्णों का एक सार्थक मेल, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, शब्द बन उसे शब्द कहते हैं। तो वह शब्द कहलाता है। तो शब्द ही हमारी पूरी व्याकरणिक शैली का एक प्रकार से मूल आधार है। चाहे वो पर्यायवाची हो या फिर तत्सम तद्भव हो या प्रत्यय उपसर्ग हो या फिर इसमें अनेकार्थी शब्द हो, वर्तनी के शुद्ध अशुद्ध हों, ये सारी शब्दावली के ही अंतर्गत आती है। सब शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। यह आपको समझते हुए इसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शब्द की प्राप्ति कैसे, शब्द कहाँ से हमें उपलब्ध हुए, इसे जानना चाहिए कि शब्द के भेद, कि शब्द कितने कितने रूप हैं इसके। तो पहला है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम लोग जानते हैं एक कहलाता है सार्थक और एक कहलाता है निरर्थक। ठीक है, ये दो हिस्से हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब ऐसा शब्द जो निश्चित रूप से कोई न कोई अर्थ प्रदान करता है, जिससे नाम लेने से एक किसी आकृति, एक किसी वस्तु, किसी स्थान, व्यक्ति का नाम मुझे पता चल जाता है। शब्द से ही हम उसे पहचानने लगते हैं, हाँ ये क्या कहा जा रहा है, उसको हम सार्थक कहते हैं। निरर्थक क्या होता है? ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयोग होते हैं, परंतु उनका कोई अर्थ नहीं होता, केवल सार्थक शब्दों की पूर्ति मात्र करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, लोग कहते हैं ना कि पेन मैंने रखे हैं कि नहीं रखे हैं, कलम वलम है कि नहीं है, पानी वानी पिए नहीं पिए हैं। तो हर के साथ कहीं न कहीं वह अक्षर का प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को पढ़ने को मिल जाता है कि लोग कहते हैं कि अगर बरगद लिखा गया है तो एक बड़े वट वृक्ष की चर्चा हो रही है, लेकिन अगर गदवर कह दिया गया, सारे अक्षर वही हैं, केवल उसका क्रम व्यतिक्रम कर लिया गया, तो वह ऐसा कहा जाता होगा, लेकिन वह निरर्थक शब्दों में नहीं आता। वो कोई मतलब है तो निरर्थक, लेकिन उसकी पहचान साहित्य के अंतर्गत नहीं रहती। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, और सार्थक शब्द जितने हैं अभी मैंने आपसे कहा, चाहे वो प्रत्यय उपसर्ग हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे वो विलोम हो, चाहे वो तत्सम तद्भव हो, या अनेकार्थी हो, एक अर्थी हो, बहुअर्थी हो, किसी तरह के शब्द होंगे, वो सब इसी के अंतर्गत, सार्थक शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। इन सब की चर्चा भी हम लोग आगे इसी क्रम में आगे करते रहेंगे, क्योंकि शब्द को विलोम भी पढ़ना है, पर्यायवाची भी पहचाननी है, प्रत्यय उपसर्ग भी देखना है, तत्सम तद्भव भी पहचानना, सब उसी क्रम में आगे बढ़ना है। फिर दूसरा आता है, ये महत्वपूर्ण हिस्सा आपका उसी से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा कि सार्थक के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो स्रोत के आधार पर हमें शब्द को पहचानना है। तो हमें कहते हैं कि शब्द कैसे कैसे मिले, तो इसके 4 रूप बताए गए। इसके 4 रूप क्या हैं? नंबर 1 है तत्सम, ठीक है, अगला है तद्भव, अगला है, ठीक है ना, देशज, और अगला है
विदेशज। ये आपके स्रोत के आधार पर अर्थात उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहाँ से निर्माण हुए हम सभी जानते हैं, अभी उसकी भी चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमारी मूल जो भाषा की उत्पत्ति है वो भी प्राय परीक्षाओं में आता है, वो किस क्रम में है, तो हम सभी उसको समझ सकते हैं कि मूल संस्कृत था, संस्कृत के बाद क्रम में आया पाली, पाली के बाद क्रम में आता है प्राकृत। ये जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि आप लोगों को लगता होगा कि इसे बोल करके समाप्त हो जाएगा, तो थोड़ा आप सुनने का प्रयत्न करेंगे। आप बहुत अगर इजीली लिख सकते हैं तो लिखते रहेंगे, वरना आपके नोट्स आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान केयरफुली सुनने का प्रयास करिए, आपको ज़्यादा समाधान मिल जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और आपका बस मैं कोशिश करूँगा कि बस 4-5 घंटे में आपका सब कंप्लीट कर दूँ। तो तत्सम क्या है? तत्सम माने जो उसी, ये तत्सम का मतलब होता है संस्कृत निष्ठ शब्द, जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में ले लिए गए। इसका मतलब कहा जाता है तत्सम माने उसी के समान, उसी जैसा वैसा ही, तब उसको तत्सम की श्रेणी में रखा गया। जैसे हम सूर्य कहते हैं, हम अग्नि कहते हैं, दुग्ध कह लेते हैं, मस्तक कह लेते हैं, हस्त कह लेते हैं, ये सब हैं तत्सम शब्द। ऐसे ही तद्भाव, तद्भाव का मतलब जो उसी से हुआ है, उसी से संस्कृत से निकला है, अर्थात जैसा शब्द उसी के सापेक्ष बदला हुआ रूप। अग्नि तत्सम था तो बदल दिया हमने, थोड़ा सा चेंज किया, हिंदी में लाया हमने आग बना लिया। सूर्य संस्कृत में था, हमने थोड़ा सा बदला सूरज कर लिया हमने, ठीक है ना। ऐसे ही और भी तमाम, ठीक है ना। चंद्र था, हमने चांद बना लिया। अभी मैंने कहा मस्तक था, माथा हस्त है, हाथ बना लिया। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं। गर्दन है, इसको हम तद्भव बोलते हैं। ग्रीवा, कर्ण, कान संस्कृत तद्भव है। कान, तो ये समझना जरूरी है कि जो वहीं से बदल करके आया तत्सम तद्भव, मतलब कुछ शब्द हमें तत्सम से मिल गए, कुछ शब्द हमने संस्कृत को बिगाड़ करके हिंदी में स्वीकार कर लिया। फिर देशज, देशज का मतलब होता है नितांत स्थानीय आधार पर बोली जाने वाली शब्दावली। नितांत स्थानीय आधार पर, जिसको जो भी जिस क्षेत्र का होता है उसी आधार पर वो बोले तो उसको देशज कहते हैं। वो दूर तक भी कभी कभी पहचान में चली जाती है, लेकिन वो भाषा में नहीं लिखा भी जाता है तो उसको ब्रैकेट में करके लिख लिया जाता है। जैसे ये लोटा, सोटा, पगड़ी, फेंटा, ये सब तरह से, फूटा तो थाली वगैरह इस तरह से प्रयोग कर लिया गया। अब वो थाली है तो तद्भव में, लेकिन थाली उधर नहीं आएगा, तो इस तरह के शब्दों को हम लोग देशज कह लेते हैं। जो नितांत स्थानीय आधार पर बोले जाते हैं वो देशज माने क्षेत्रीय बोली। अभी मैंने आपसे कहा कि जो हमारी हिंदी है वो एक परिष्कृत रूप में अब आ चुकी है, जिसके परिवर्तन की कहीं गुंजाइश नहीं है। तत्सम जो संस्कृत से लेकर के आई, आज महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण तैयार कर दिया उसमें कोई परिवर्तन, कहीं गुंजाइश नहीं रह गई। अब आज कर नहीं पाते, तो देशज का मतलब स्थानीय आधार पर। विदेशज का मतलब जो विदेशों से आई हुई हमारी भाषा है, विदेशों से आई हुई हमारी शब्दावली है, वहीं से हमने कंप्यूटर पकड़ लिया, पेन पकड़ लिया, रिक्शा पकड़ लिया, तो कोई अंग्रेजी है तो कोई उर्दू है तो कोई फ्रांसीसी है तो कोई पुर्तगाली है। इस तरह के भाषाओं को जब हमने हिंदी में आत्मसात कर लिया, हिंदी के साथ जोड़ लिया, तो उसको कहते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के शब्दों का चयन। अब इसी में जो भी शब्द हमारे लिए हैं, चाहे वो अभी इसी के अंतर्गत फॉर एग्जाम्पल कि जब हम विलोम पढ़ने लगेंगे, ये चर्चा फिर बाद में भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए विलोम पढ़ना है तो विलोम को हम कैसे देखते हैं। विलोम हमारे लिए कई रूपों में आते हैं। जैसे अगर संस्कृत निष्ठ शब्द है तो संस्कृत निष्ठ के साथ संस्कृत निष्ठ का ही विलोम रखेंगे, ठीक है ना। अगर जैसे विलोम रखना है तो अगर ये रखा गया तो स्वर्ग तो नर्क वहाँ पे उसी तरह से। लेकिन अगर उर्दू में पूछा गया कि जन्नत है तो उसका विलोम
नर्क नहीं लिख सकते, उसका दोजख ही लिखना पड़ेगा। मतलब जैसी शब्दावली वैसा ही हम उसके साथ उसकी कंपेरिजन में चयन करेंगे। ये भी तमाम प्रकार परीक्षा में 2008 की आपके यूपी पीएससी की परीक्षा में आ चुका है इस तरह के कि स्वर्ग का फिर क्या होगा, तो वहाँ पे दोजख या ऐसे ही जन्नत सब लिखे मिलेंगे, तो आपको मिल जाता है। फिर आगे हम चलते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम आपको 3 भेद देखते हैं। ये तो 4 था, ये 4 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। इसके भी 3 रूप दिए गए। एक यहाँ पे आ जाता है रूढ़ शब्द, रूढ़, और दूसरा आ जाता है यौगिक। ये भी शब्द अगर ध्यान रहेंगे तो आगे काम करेगा, चाहे संधि में, चाहे समास में, या किसी न किसी रूप में ये सब काम करते रहेंगे, जानना अनिवार्य है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 और आपके मूल शब्द हैं। योग रूढ़, रूढ़ का अर्थ होता है ऐसी शब्दावली जिसको हम किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं कर सकते। नाम लेते ही हम तुरंत उसकी प्रकृति, उसके स्वरूप को पहचान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोटी कहा गया तो रोटी बिल्कुल हमें पता चल गई, एक गोल होगी, ये गेहूं से बने हुए आटे की ही है, तो उसके स्वरूप को पकड़ लेते हैं, इसको हम विकृत नहीं कर सकते। पानी का प्रयोग कर लिया गया, इस तरह से वो भी आ जाएगा, जिसको कहते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ ही है कि जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, हम परंपराओं के आधार पर उसको स्वीकारते हैं। आग कहने का मतलब ही हो गया कि हम उसके स्वरूप को पहचानते हैं। ऐसे यौगिक, यौगिक का मतलब होता है कि जो शब्द 2 वर्णों के, 2 शब्दों के योग से बने एक नए शब्द हों, उनको हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे अगर कहा गया गौशाला, तो गौ का मतलब गाय, ठीक है ना, गौ बने गाय, और उसी में शाला माने घर हो गया, तो गौशाला गाय का घर, ये हमारा यौगिक शब्द आ जाता है। आप उसी के साथ पाठशाला भी जोड़ सकते हैं, आप पुस्तकालय भी जोड़ सकते हैं, ऐसे ही देवालय भी। तो जो शब्दों को जब देवालय कहा गया तो देव प्लस आलय कहा गया, इसका मतलब देवता का घर, वो क्लियर है। मंदिर को ही देवालय कहा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक का मतलब 2 शब्दों के योग से बना एक शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, और वह उन्हीं से संबंधित होता है। जो शब्द कहीं कहीं दोनों जुड़े रहें, उन्हीं से संबंधित होता है, लेकिन वह व्यक्ति या वह वस्तु या वह स्थान विशेष नहीं होता है, उसी के सापेक्ष प्रयोग हो जाता है। फिर अगला आता है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब यौगिक जैसे है वही चीज योग रूढ़ है, अर्थात जो शब्द जुड़े तो हैं, जुड़े तो हैं। जैसे यहाँ जोड़ा गया, जब रेलगाड़ी कहा गया तो रेलगाड़ी माने हम लोग ट्रेन समझ लेते हैं, वो इंजन वाला जो पटरियों पर दौड़ने वाला है, लेकिन रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो वहाँ पे तो यौगिक दिख गया। लेकिन योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, जो यौगिक तो है परंतु रूढ़ है, उसका अर्थ कुछ और समझा जाता है, जुड़ने पर तो कुछ और। यहाँ भी मैंने क्या कहा, सापेक्ष है। गौशाला माने गाय बांधने का ही स्थान, पाठशाला माने पढ़ने का ही स्थान, पाठ से जुड़ा हुआ है। देवालय माने देवता से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन योग रूढ़ में योग तो है, लेकिन योग में उनका योग नहीं है, तो कहीं और अर्थ लेकर के आता है। जैसे लंबोदर, ये जो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं प्रायः इसके अंतर्गत आ सकते हैं। आप शब्द देखते हो, पंकज लिखा जाए तो पंकज क्या है, पंकज माने लोग अर्थ लगा लेते हैं क्या, कमल, ठीक है ना, कमल। अब कमल, पंकज, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला।
लेकिन कीचड़ में क्या केवल कमल ही होता है? कीचड़ में तो वही तमाम कीड़े मकोड़े, वो थोड़े से वो पानी में मिट्टी में केचुआ चुआ भी निकलता है ना, वैसे भी कीड़े मकोड़े हो सकते होंगे, लेकिन उनकी तो चर्चा नहीं की गई ना, ठीक है ना। जब जलज की बात की गई तो जलज माने भी कमल ही लगाया गया। तो बात समझने की जरूरत है कि जल में जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाला मछली नहीं ना, लेकिन जल में जन्म लेने वाला केवल कमल ही रहेगा। इसलिए जो योग रूढ़ है उसको भी शब्द को पहचानना है। तो ये आ जाते हैं रचना के आधार पर। जब शब्दों की रचना होती है, स्वतंत्र रचना है, तो वो रूढ़ कहलाती है, अर्थ समझ में आता है। योग करके है, सापेक्ष मीनिंग है, तो यौगिक कहलाती है। योग ही शब्द हैं, दो जुड़े हुए हैं, लेकिन अर्थ कहीं और जा रहा है। जब ठीक ना नीलकंठ कहा गया तो नीलाकंठ, लेकिन नीलाकंठ माने शिव जी तक हम पहुंच गए। रूढ़ जैसे ही नीलकंठ कहा तुरंत अगला दिमाग पहुंचा देता है, गजानन कहने के बाद गणेश जी पहुंचा देता है, इसको योग रूढ़ कहते हैं। ये आपके लिए आसान सा दिखने लगता है। ये मुझे लगा कि समझ में आ रहा होगा कि ये आपका यौगिक और योग रूढ़ समझ में आ गया होगा। आगे के कुछ क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखते हुए ये प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर आपके मूलतः पहले दो में क्या, नंबर 1 विकारी, नंबर 2 ठीक है ना, ये एक तो विकारी हो गया और नंबर 2 हो गया अविकारी। यह भी आसानी से यह भी एक लंबा प्रोसेस है, यह हम लोगों को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। इसको बिना पढ़े आगे फिर अधूरा रह जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे। फिर अभी इसको पहले समझ लेते हैं। विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील, जिनमें कोई परिवर्तन हो जाए उसको हम विकारी कहते हैं। अभी आगे वो भी डिटेल आएगा, फिर देख लेंगे। मतलब इसके अंतर्गत आपके 4 हिस्से आते हैं। नंबर यहाँ भी, इसमें भी आप कर सकते हैं 1 में ऐसे ही संज्ञा, फिर सर्वनाम और क्रिया, ठीक है ना, और विशेषण। ये आपके 4 हिस्से। ये कौन है? ये विकारी के हैं। विकारी में 4 शब्द आ जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये शब्द सदैव परिवर्तनशील हैं। अगर संज्ञा में लड़का है तो लड़के लड़कों शब्द परिवर्तित हो सकता है। सर्वनाम में अगर मैं हम तुम है तो हम हमको हमें प्रयोग हो सकता है। क्रिया में क्रिया है जिससे कार्य करना होता है कि पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, तो पढ़ना, पढ़ते, पढ़ती, पढ़ेंगे शब्द बदलता रहता है, इसको कहते हैं ये विकारी। विशेषण में ठीक है ना, वो अच्छा, अच्छी, अच्छों शब्द का प्रयोग ठीक है ना होता रहेगा, ये विशेषण है। विशेषण में भी जेंडर के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो जाते हैं आपके विकारी। दूसरे आ जाते हैं आपके अविकारी। अविकारी में भी 4 ही हैं, यहाँ भी इसके भी 4, इसके भी 4, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसको मूल रूप से हम क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय का मतलब होता है, अभी तो हम 4 क्लियर करेंगे, लेकिन पहले वो सारे जितने हैं वो अव्यय हैं। और अव्यय जो होता है वो किसी भी दशा में व्यय नहीं हो सकता, किसी भी दशा में वो बदल नहीं सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इस ढंग से हम अव्यय कहते हैं। व्यय माने खर्च होना, अव्यय माने जो खर्च ना हो। इसका मतलब ऐसे शब्द जो लिंग वचन आदि के कारण परिवर्तित न किए जा सकें उनको। अब इसमें क्या आ जाता है? क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण एक, फिर आप ध्यान देंगे, फिर समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, फिर ऐसे ही संबंध बोधक और आश्चर्य बोधक, ठीक है, आश्चर्य या विस्मय बोधक, दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके 4 ऐसे हैं जिसको हम अव्यय की श्रेणी में रखते हैं। ये शब्द कहीं भी परिवर्तित। क्रिया विशेषण आप समझ सकते हैं,
क्रिया की विशेषता समझना सामान्य ढंग से एक एक लाइन एक एक शब्दों में कि जैसे क्या कहा गया कि ये वह दौड़ता है या पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, तो अच्छा पढ़ना ये बदलना नहीं सकता। वह अच्छा पढ़ता है, वह अच्छा पढ़ती है, वो जेंडर बदल गया भले लेकिन बदलेगा नहीं। इस तरह से ये सारे अव्यय, ये भी आपको अव्यय एक अलग पूरा सेगमेंट रहेगा। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय एक नए सेगमेंट में आएगा। इसको अभी हम लोग फिर देखेंगे, फिर डिटेल कर लेंगे। तो ये हो जाता है आपका ये शब्द, और यही संपूर्ण व्याकरण का, मैंने अभी आपसे बार बार कहा कि आप परेशान ना होंगे, आप ध्यान से केवल सुनते चलिए। जो विशेष लग जाएगा उसको अपना नोट भी करते रहेंगे। तो ये परीक्षाएं आपकी निकट हैं, ये भी हम लोगों को भी चिंता है, तो ये अविलंब आपको मिलता जाएगा। अब अगला हिस्सा हम देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है ये वाक्य, ठीक है ना। वाक्य जो क्रम है, तो अभी तो इसको डिटेल और समझना है, लेकिन हम इस क्रम को बढ़ते हैं क्योंकि इसके बाद जो क्रम स्टार्ट होगा वो क्रम फिर इसी के आगे बढ़ता हुआ चलेगा। वाक्य में क्या होता है, वाक्य सबसे पहले ये जानना होता है कि इसके कितने अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं, 2 अंग माने जाते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग में 2 क्या हैं, एक आ जाता है उद्देश्य, ठीक है, और सॉरी एक है उद्देश्य और एक है विधेय। उद्देश्य और विधेय, इसको आप अंग्रेजी में समझ सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वही चीज़ जो आप अंग्रेजी में समझते हैं वही चीज़ यहाँ भी है। तो इसको वाक्य के अंग, कोई भी वाक्य बिना इन 2 के नहीं होता है। अगर कहा गया कि मोहन, ठीक है ना, पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, जो भी है मोहन पढ़ता है, अब इसमें क्या हो गया कि मोहन क्या हो गया, ये हो गया उद्देश्य, और पढ़ता है क्या हो गया, विधेय। अब इसी उद्देश्य को कभी कभी एग्जाम में शायद 2007 के किसी परीक्षा में आया था कि कर्ता कहते हैं, तो इसी कर्ता कहते हैं और कर्ता कहते के बाद लिखा गया था ये क्रिया को, कर्म को, इस तरह से करके, तो वहाँ पे मोहन, सोहन, दिनेश जो एक सेंटेंस दिया गया तो उसमें होता है, इसमें कर्ता ही मुख्य रूप से उद्देश्य होता है, कर्ता ही उद्देश्य की श्रेणी में आता है। न कर्म होगा न क्रिया होगा, ठीक है। और विधेय में क्या होगा, जो कर्ता के द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण समाधान होगा वो विधेय की श्रेणी में आ जाएगा। अर्थात इसको सामान्य शब्दों में कहीं न कहीं क्रिया भी कह लेते हैं, लेकिन वह विधेय है। कर्ता माने उद्देश्य, क्रिया माने विधेय, ऐसा कई जगहों पे आपको मिल भी जाएगा। तो ये उद्देश्य और विधेय मुख्य रूप से 2 हिस्से आपके सामने आ जाते हैं। फिर हम लोग इसी से आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तब देखते हैं कि उद्देश्य और विधेय के बाद वाक्य के और क्या क्या हिस्से हैं। यहाँ पे उद्देश्य और विधेय। अगला हिस्सा आ जाता है वाक्य के भेद, ठीक है ना। यहाँ पर भेद से देखा जाएगा, भेद कितने हैं, या मुख्य रूप से 2 हैं। यहाँ भी अंग भी 2 और भेद भी 2। यह क्या है, एक है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा क्या है, इसी में नंबर 1 तो ये हो गया, और दूसरा आ जाएगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। अब इसको ओरल एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आधार पर, यहाँ पर, तो ये क्या है, अर्थ के आधार पर, इसके फिर 8 भेद किए जाते हैं। अगर प्रश्न बना कि वाक्य के अर्थ, वाक्य में अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 8 लिखे जाएंगे। वो 8 आपको नंबर याद रहना चाहिए, और नंबर के साथ साथ वो और भी क्रम है उसको भी, और इसमें रचना के आधार पर 3। अब ये 8 क्या हैं, इसमें विधानवाचक नोट कर देते हैं, ध्यान देंगे फिर आपको मिल भी जाएगा, लेकिन विधानवाचक, फिर ऐसे ही निषेधवाचक,
फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, फिर आज्ञावाचक, फिर इच्छावाचक, फिर संदेहवाचक और संकेतवाचक, और फिर आपका आ जाता है आश्चर्यबोधक। ठीक है ना। तो ये आपके हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यह विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और आश्चर्यबोधक, ये आपके वाक्य के अर्थ के आधार के भेद हैं। विधानवाचक का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो नियमानुसार कर्ता कर्म क्रिया के हिसाब से हो, कर्ता के अनुसार क्रिया का चयन हो, उसको विधानवाचक कहा गया। वो आगे जो बताया जाएगा उसके तरह से चाहे जैसी परिस्थितियां में होंगे, लेकिन वो विधानवाचक नियमानुसार कर्ता कर्म क्रिया है तो विधानवाचक कहलाता है। कोई कठिन स्थिति नहीं है, आसान जो सीधा सेंटेंस है। कर्ता के अनुसार मोहन पुस्तक पढ़ता है और सीता पुस्तक पढ़ती है, तो कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग, इसको नियमानुसार कहा गया। ये सरल हो, मिश्रित हो, संयुक्त हो, किसी रूप में हो, ये चलता है। फिर निषेधवाचक, निषेधवाचक का मतलब इसमें नकारात्मक शब्द नहीं ना का प्रयोग होता हो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, उसको कहते हैं निषेधवाचक। न और नहीं शब्द जिसमें लगा है, नकारात्मक है, निषेधवाचक वाक्य कहे जाते हैं। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए का प्रयोग जिस सेंटेंस में निकला, क्वेश्चन मार्क लगा, उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कभी कभी आपकी परीक्षा में ये परिवर्तन के लिए भी आ जाते हैं। विधानवाचक को हम परिवर्तित करके निषेधवाचक बना लें तो उसमें ना नहीं का प्रयोग करते हुए बदलना पड़ेगा, ऐसे सारे बनेंगे। आज्ञावाचक का मतलब होता है आदेशात्मक। आप घर चले जाएं, आप पुस्तक खोल लें, आप पढ़ें, ये जिस तरह से, ठीक है ना, तुम जाओ, तुम उठो, ये किसी को आदेश करना ही आज्ञावाचक की श्रेणी में आता है। इच्छावाचक, इच्छावाचक का अर्थ होता है किसी के प्रति अच्छी शुभकामना, अच्छी भावनाओं के साथ जब हम कोई सेंटेंस प्रयोग करते हैं तो उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। इच्छावाचक में आता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दीर्घजीवी हों, 9 वर्ष मंगलमय हो। इस तरह के जब किसी के लिए शुभ की कल्पना की जाए उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक में क्या है, संदेहवाचक में असमंजस की स्थिति, वह आया होगा, पानी बरस सकता है, तब ये जब संदेह की स्थिति वाले में सेंटेंस प्रयोग किए जाएंगे तो यह संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे ही अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य थोड़ा टेक्निकल समझने के लिए है। संकेत में ऐसा नहीं है कि आप इधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ, ऐसे नहीं होता है। संकेत का अर्थ होता है शर्त करना, निश्चित कर देना, एक कोई आश्रित वाक्य जोड़ देना। जैसे हम पढ़ेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे, मतलब शर्त है कि परिणाम अच्छा चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। वर्षा होगी तो फसल अच्छी उगेगी, ये शर्त रखी जाती है कि अगर वर्षा हुई तो ही फसल अच्छी होगी, हम पढ़ेंगे तो ही अच्छे अंक मिलेंगे, ये शर्त हुई। ऐसे अगर कहीं वाक्य लिखा गया है तो वह संकेतवाचक की श्रेणी में आता है। अगला है आश्चर्यबोधक। यहाँ पर सुख, दुख, ईर्ष्या, घृणा से संबंधित जब पहला शब्द प्रयोग कर लिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पे अगर लगा गया वाह, आपने तो कमाल कर दिया, तो वाह लगने के बाद आश्चर्यबोधक का चिन्ह, वो चिन्ह व्याकरण के हिस्से का है, वो जो चिन्ह व्याकरण में पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक वो सब आते हैं, तो उसके उस आश्चर्यबोधक चिन्ह का भी यहाँ पर जब प्रयोग हो जाता है तब उसको हम, और ऐसे ही छी आपने गंदा कर दिया,
वाह आपने कमाल कर दिया, शाबाश बहुत अच्छे। तो ये शाबाश जब कहा गया इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे आश्चर्यबोधक शब्द हो गए। ये हो गया आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, इनको डिफिनीशन के आधार पर ही समझ सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। मूल रूप से विधान का मतलब नियम होता है, ठीक है ना, विधानसभा है आप समझ सकते हैं। लोग कहते हैं विधि विधान से तो नियम। निषेध माने नकारात्मक, प्रश्न का समझते ही हैं। आज्ञा माने आदेश, इच्छा माने जो कामना की जाए वो कल्याण की जाए, नेगेटिव न की जाए। संदेश समझ सकते हैं, संकेत बता दिया। यहाँ पर एक शर्त का रूप होना चाहिए, अगर शर्त आपके लिए लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं, बाकी आश्चर्य आप समझते ही हैं। अगला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद किए गए, तीनों में नंबर 1 आ जाता है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। साधारण कहें या सरल कहें ऐसा। दूसरा आपका है मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य की श्रेणी में। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है, यह सभी जो सेंटेंस हैं वो इसमें से इसमें भी कहीं न कहीं प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन साधारण वाक्य का क्या की परिभाषा क्या होती है, जिस सेंटेंस में ध्यान देंगे, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया, जैसे मोहन एक कर्ता और क्रिया एक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, कर्म जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्ता एक, क्रिया भी एक। ऐसा सेंटेंस साधारण या सरल वाक्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो अगला या इसी में दूसरा और भी है, एक ही कर्ता और एक क्रिया, तो ये हो गया। लेकिन कई कर्ता परंतु एक क्रिया, फिर भी सरल वाक्य होगा। उसमें कुछ शर्त के साथ, जैसे मोहन और सोहन पढ़ते हैं, मोहन और सोहन खेलते हैं, मोहन और सोहन गाते हैं, या मोहन सोहन दिनेश सुरेश मिलकर गाते हैं। तो ये चाहे एक हो, 2 हो, अधिक हो, ठीक है ना। तो बाकी तो हिंदी में पता ही है कि एक वचन और बहुवचन, 2 तो होता नहीं, तो 1 हो, 2 हो, अधिक हो, तो उस हिसाब से हम लोग एक कर्ता एक क्रिया तो भी साधारण वाक्य, कई कर्ता एक क्रिया तब भी साधारण वाक्य, इस शर्त के आधार पर साधारण वाक्य पहचाने जाते हैं। मैंने कहा कि ना, आप पढ़ते हैं तो आप कर्ता, पढ़ना क्रिया, ठीक है ना। आप मोहन के साथ पढ़ते हैं तो आप और मोहन पढ़ते हैं, और भी लग गया, तो और प्रायः संयुक्त वाक्य का ये समुच्चय बोधक शब्द माना जाता है, ठीक है ना। जो और है वो समुच्चय बोधक माना जाता है, लेकिन तो वो इसमें संयुक्त में नहीं आएगा, वो आता तब है, उसका कंडीशन अभी आ रहा है, आगे क्लियर हो जाएगा। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रमुख वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। प्रमुख वाक्य आश्रित वाक्य पर, ठीक है ना, अभी जब मैंने एक यहाँ पर बताया कि शर्त के आधार पर, यहाँ उसी समय का मिलता जुलता रहेगा, ठीक है ना। वह कौन व्यक्ति है जो बापू को नहीं जानता, वह कौन व्यक्ति है, अर्थात बात में कुछ छिपा हुआ है, वह कौन व्यक्ति है जो बापू को नहीं जानता। तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थात एक आश्रित अगला हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य, मिश्रित है, दोनों 2 साधारण वाक्य, लेकिन एक साधारण एक आश्रित वाक्य है, तो यहाँ पर उसको मिश्र की श्रेणी में रखा जाता है, मिश्रित वाक्य कहा जा सकता है। अगला है संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। तो ये संयुक्त वाक्य क्या है, जो जुड़ा हो, और जुड़ा वाक्य का मतलब होता है एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से, अथवा एक साधारण वाक्य दूसरे मिश्रित वाक्य से, या एक मिश्रित वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से अगर जुड़ते हैं तो वो समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा, समुच्चय बोधक शब्दों में ना, और इसलिए जबकि तबकि सबसे
प्रयोग होता है और इसलिए प्रायः प्रयोग होता है, इसलिए वहाँ पे संयुक्त वाक्य में कि मोहन सोहन पढ़ते हैं और सीता गीता खेलती हैं। तो ये मोहन सोहन पढ़ते हैं अलग और सीता गीता खेलती हैं अलग। तो ये दोनों की क्रिया भी बदल गई, ये और से दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया गया। मैं बाजार से आया, अभी बैठा ही था कि पता चला शहर में कुछ लोग बुला रहे हैं, और मैं जैसे घर से निकला वो वापस, वो लंबे सेंटेंस, लेकिन और जब निकला तो पता चला वापस चले गए। तो यहाँ पर क्या है कि साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य एक कर्ता एक क्रिया, कई कर्ता एक क्रिया। मिश्र वाक्य एक प्रमुख वाक्य एक आश्रित उपवाक्य। लेकिन संयुक्त वाक्य में सरल या मिश्रित या दोनों सरल, लेकिन जुड़ेंगे किससे? समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से। इसको हम लोग इस श्रेणी में अगर वाक्य और शब्द समझ गए तो फिर अब आगे यही इन्हीं वर्णों और शब्दों और वाक्यों के आधार पर संपूर्ण व्याकरण निर्मित है। अब आपको इसी से आगे हम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इसी क्रम में बढ़ना पड़ेगा। फिर हम अगला हिस्सा आपको थोड़ी देर में, अगला 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर अगला देखते हैं। आप विराम करें। चलो एक सेकेंड रुक